लिए आएंगे। तो उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस सावल हार्ट सेंटर से, जिसके माध्यम से हम यहाँ आए हैं, कि उन्हें हमें इस काबिल समझा कि इस मंदिर प्रांगण में हमें अनुमति दी कि आप लोगों के बीच हमारे जो अनुभव है, हमारा जो ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो आपके साथ साझा कर सकें। और इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य, इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के बारे में जानकारी देना है कि ये हृदय रोग होते क्या हैं। लोगों को बीमारी हो जाती है, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, ऑपरेशन होके आ जाते हैं, उसके बावजूद ये मालूम नहीं होता था उन्हें बीमारी क्या थी, उनका इलाज क्या हुआ और कारण क्या था। जैसा हम सभी जानते हैं कि हृदय रोग, दिल की बीमारी या हार्ट डिजीज अपन उसको बोलें, तो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। जीवन शैली का मतलब क्या है? हमारा दिनचर्या, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा खान पान, हम क्या, हमारी सोच, हमारे विचार, जैसे सर ने भी बताया स्ट्रेस, तनाव, ये सब कारण हैं हृदय रोगों के। तो आज हमारा चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा कि ये सारे जीवन शैली के जो भी कारण हैं, ये कैसे एक तरह से हमको हृदय के मरीज बनाते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं आपको हृदय रोग के बारे में बताना चाह रहा हूं तो ये जरूरी है कि पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि हृदय क्या है, हार्ट क्या है, दिल क्या है, इसमें बीमारी क्या होती है और इसके लक्षण क्या हैं, इसको सही तरीके से पकड़ने के लिए कौन कौन से कॉमन टेस्ट हैं या साइंटिफिक टेस्ट कौन कौन से हैं और उन टेस्ट से हमको क्या जानकारी मिलती है। और जो हम सुने हैं आज तक यहाँ लेक्चर से पहले, हमारे सेमिनार से पहले आपने दो तरह के ट्रीटमेंट सुने होंगे, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। उसके अलावा भी और कुछ तकनीक है जिससे हम हृदय रोगों का इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारे आज का प्रोग्राम का है मुद्दा है। तो सबसे पहले हार्ट क्या है, दिल क्या है, हार्ट की बीमारी क्या है, जैसे मैंने भी बताया, हृदय बीमारी के कारण क्या है, हार्ट अटैक क्या है, उसे कैसे रोका जा सकता है। ये एक रिवर्सिबल डिसीज है। रिवर्सिबल मतलब वापस, अगर किसी को ब्लॉकेज हो गया तो वापस ठीक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्टेंट या बाईपास ही एक समाधान है। उसके अलावा मरीज व उनके परिजन क्या गलतियां करते हैं, हमको लक्षण दिखते हैं, मरीज को लक्षण दिखते हैं, उसके बावजूद वो कैसे उसको टालता है, वो क्या क्या गलतियां करते हैं, वो आपको बताएंगे। इमरजेंसी, जब सीने में अचानक दर्द होता है, एम्बुलेंस आती है, अस्पताल जाता है, तो उस समय पर हमको क्या सलाह दी जाती है, उसके क्या फायदे हैं और उसके नुकसान क्या हैं, और बिना सर्जरी की भी कुछ तकनीक है जिसको हम अपना के कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। ये हमारे आज का विषय है। सबसे पहले समझिए कि ये मानव शरीर है, हम सबका, चाहे मर्द हो चाहे स्त्री हो, सभी का शरीर एक तरह से ये मानव शरीर है। इस मानव शरीर को अगर हम देखें तो इसमें एक हमारे बाएं तरफ में दिल स्थित होता है। दिल का काम क्या है? दिल का काम क्या है? पंप करना। दिल जो है एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप का काम है कि हमारे शरीर में जितना भी खून है उसको हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। तो उसके लिए भगवान ने एक दिल बनाया है जिसका काम है पंप करना, और उसके लिए बहुत सारी पाइपलाइंस बनाई है। उस पाइपलाइन के माध्यम से पूरे शरीर तक खून पहुंचता है और वापस हृदय में आता है। अगर हम हृदय को ओपन बाहर से खोल के देखें तो कैसा दिखेगा? इस तरह का 4 चैम्बर दिखते हैं। ये ऊपर के 2 चैम्बर और नीचे के 2 चैम्बर। ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। आगे देखिए, अगर हम इसी में, और ये दिल कहाँ स्थित होता है? हमारे सीने में स्थित होता है। जब पूरे शरीर से खून हृदय में आता है तो पहले हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके वापस हृदय में आता है। फिर हृदय का एक भाग है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं साइड का एक भाग है लेफ्ट वेंट्रिकल। वो जब पंप करता है तो पूरा खून जो है पूरे शरीर में चला जाता है, जो कि ऑक्सीजन वाला खून रहता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट है जिसका काम है पूरे शरीर को खून पहुंचाना। आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे हमारा शरीर दिन भर काम करता है तो उसे दिन भर काम करने के लिए ऑक्सीजन और खाने की जरूरत होती है। उसी तरह से हार्ट भी हमारा लगातार काम कर रहा है। मेरा, आपका, सबका दिल लगातार काम कर रहा है। दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग 70 से 80 बार के करीब धड़कता है। यानी कि 1 घंटे में कितनी बार धड़का? 70 गुना अगर 60 करें तो लगभग 4000
200 से 300 के पार। और अगर 24 घंटे में देखें, यानी कि आज सवेरे 11 बजे से कल सवेरे 11 बजे तक, तो कितनी बार धड़का? 4200 गुणा 24 करें तो लगभग 1 लाख बार। अच्छा, इस बीच में कुछ को ब्रेक दे सकते हैं क्या? हार्ट को ब्रेक दिया मतलब ऊपर चले गए, कंप्लीट ब्रेक ऑफ। तो लगातार हमारा दिल 24 घंटे में 1 लाख बार हमारे शरीर के लिए धड़कता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को खून पहुंचता रहता है। तो इस 1 लाख बार लगातार धड़कने के लिए, क्योंकि उसको लगातार काम करना है, तो खुद के लिए भी कुछ पाइपलाइन ले लेता है। उस पाइपलाइन का नाम क्या है? अगर इसको बायोलॉजिकल्स में देखें तो ये आपको पाइपलाइन दिख रही होंगी। आगे बढ़िए। ये पाइपलाइन को अगर मैं आगे बढ़ा के दिखाऊं और जूम करके दिखाऊं तो इस तरह की पाइपलाइन होती है। आगे बढ़ो। ये पाइपलाइन आपको दिख रही है। इससे क्या हो रहा है? हमारे पूरे हार्ट को, हमारे पूरे दिल को लगातार खून की सप्लाई हो रही है। अगर इसे जो मेडिकल टर्म्स में नाम दिया गया है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। जैसे हर चीज का नाम होता है, इसका नाम है सिर है, इसका नाम है हाथ है, इसका नाम पैर है, तो ये सब का नाम है। उसी तरह से हार्ट में जो खून की सप्लाई लगातार हो रही है, जिस पाइपलाइन के माध्यम से, उस पाइपलाइन का नाम है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी मुख्यतः 3 भाग में विभाजित होती है। एक जाती है राइट की तरफ और एक जाती है लेफ्ट की तरफ। जो लेफ्ट की तरफ जाती है उसे हम लेफ्ट एलम बोला जाता है, और एलम के 2 भाग होते हैं। एक पीछे की तरफ जाती है उसको एलसीए बोला जाता है, सामने की तरफ आती है उसको एलएडी, और जो राइट साइड में गया उसको आरसीए। ये मेडिकल टर्म्स है, इसमें अपन बहुत ज्यादा ना जाएं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसके माध्यम से हमारे शरीर को खून पहुंचता रहता है। अभी तक आपने जो सुना होगा हार्ट के बारे में कि दिल में ब्लॉकेज हो गया, अभी तक हमको ये समझ नहीं आता था कि ब्लॉकेज कहाँ हो गया, कौन सी पाइपलाइन में हो गया। तो आज ये जान लीजिए कि जो हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेज बन रहा है, जिसके बारे में कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं, तो वो उसी पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। पीछे करो। उसी पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पाइपलाइन के बारे में। इस पाइपलाइन में जो भी ब्लॉकेज होता है वही कहलाता है हार्ट का ब्लॉकेज। इसी पाइपलाइन में ब्लॉकेज की वजह से हमको लक्षण दिखाई देते हैं। अब जो हमारे हार्ट की खून की सप्लाई है वो 100% होती है, लेकिन हमको लगातार 100% की सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता केवल 3 तरह की है, क्योंकि हम केवल 3 तरह का काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? एक तो बैठे रहने वाला या लेटे रहने वाला काम, या तो चलने वाला काम, या तो दौड़ने वाला काम। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर को मात्र 10% ब्लड सप्लाई भी अगर रहेगा तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम चलने वाला काम कर रहे हैं और अगर 20% सप्लाई है तब भी हमको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम दौड़ने वाला काम करते हैं तो 30% ब्लड सप्लाई अगर है तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि जब मरीज अस्पताल पहुंचता है या एंजियोग्राफी की टेस्ट वगैरह होती है तो पता चलता है 80-90% ही ब्लॉकेज निकलता है। उसके पहले किसी का ब्लॉकेज पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि जितनी जरूरत थी उतना मिल रहा था, आपको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन सप्लाई कम हुई, आप अस्पताल पहुंचे, आपका टेस्ट हुआ तो पता चला 70, 80 या 90% या 100% ब्लॉक है। तो ये अभी आपको ये समझ में आया होगा कि ये ब्लॉकेज क्या है। अच्छा, मुझे बताने में कितने मिनट लगे? 10 मिनट। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे होंगे। अच्छा, ये आपको जानना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी बिजी, तो उनके पास ये समय नहीं होता कि आपको समझा सके, फिर भी वो कोशिश करते हैं। हमारा एक मरीज है, उनको था जिज्ञासा थी, वो गए हमसे, हमारे पास आने से पहले वो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको स्टेंट की आवश्यकता है। तो उन्होंने बड़े झिझक के, क्योंकि यूजुअली लोग डॉक्टरों से पूछ नहीं पाते सवाल, तो उन्होंने बड़े झिझक के पूछा, सर मेरे को हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला कि इन योर हार्ट देयर इज अ हार्ट ब्लॉकेज। इतना जवाब दे दिया, डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया। अच्छा, मरीज को कुछ समझ में आया क्या? मरीज को कुछ समझ में आया होगा क्या? नहीं। फिर उन्होंने बड़ी झिझक के साथ दोबारा पूछा, अच्छा सर ये ब्लॉकेज क्या चीज है? क्या ब्लॉकेज, कहां ब्लॉकेज? तो बोला यार देयर इज अ एथेरोस्क्लेरोसिस इनसाइड योर कोरोनरी आर्टरी दैट इज कॉल्ड दैट वी कॉल्ड एज हार्ट ब्लॉकेज। अच्छा, मरीज को समझ में आ गया होगा क्या? अच्छा, उसने फिर दोबारा बड़ी हिम्मत से करके कोशिश करके पूछा, ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? तो उन्होंने बोला
there is a plaque formation inside your coronary artery because of the phagocytic action of your blood vessel, that is called atherosclerosis. अच्छा, मरीज को समझ आया होगा क्या? डॉक्टर ने तो पूरा एक्सप्लेन किया, बाय डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, मरीज ने भी पूरे ध्यान से सुना, लेकिन समझ क्यों नहीं आया? गैप क्या हो गया? बताने का तरीका। अभी मैंने आपको हार्ट ब्लॉकेज बताया, हार्ट में पाइपलाइन होती है जिससे हार्ट को लगातार खून की सप्लाई होती रहती है, उसी में किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, उसी को अपन हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, और उसी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसी के कारण मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उसी को हम एमआई बोलते हैं, उसी को हम हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट होता है, वही सीएडी कहलाता है, वही टीवीडी भी कहलाता है, वही डीवीडी भी कहलाता है। ये सब सारे मैं जितने नाम ले रहा हूँ सब आपको आज के 1 घंटे के सेशन के बाद सब समझ में आ जाएगा, मैं जो इतने मोटे-मोटे नाम ले रहा हूँ। तो बताने का तरीका अगर हम सरल कर दें, मैं कोशिश आज यही करूंगा कि मैं इस तरीके से समझाऊं, आपकी भाषा में समझाऊं कि आपको ये समझ में आए कि ये दिल की बीमारी होती क्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये हार्ट की पाइपलाइन क्या होती है, और इस पाइपलाइन में जो भी कचरा, अगर मान लीजिए हम उसको कचड़े का नाम ले, तो कचरा जम गया, उसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज। आगे बढ़ो। अच्छा, ये हार्ट ब्लॉक होगा तो होगा क्या? अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये पाइपलाइन है, अगर इसमें ब्लड की सप्लाई ना हो तो क्या होगा? ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, हार्ट में जो सेल्स हैं उन तक खून की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, और खून की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? वो एरिया, वो जो एरिया वो सुन्न हो जाएगा, डेड हो जाएगा, इसी को कहते हैं हार्ट का ब्लॉकेज। अच्छा, ये देखिए एक फोटो से बड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा। आगे बढ़ो। ये है नॉर्मल पाइपलाइन और ये एक है ब्लॉक वाली पाइपलाइन। तो इसमें खून का जो सप्लाई हो रहा है बड़ा मजे से हो रहा है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें खून की सप्लाई होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो यही जब दिक्कत होने लगती है तो मरीज को या व्यक्ति को लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़िए। अच्छा, ये ब्लॉकेज कब से बनने लगता है? आपको क्या लगता है? हमारे शरीर में जो भी हमने 50, 55, 60 की उम्र में जब हम अस्पताल पहुंचते हैं, बोलते हैं कि ब्लॉकेज है आपके हार्ट में, तो ये कब से बनने लगता होगा? जब हमारी दिनचर्या, जीवन शैली, खान पान गड़बड़ा जाता है। सही बोले। उम्र लगभग हम मान के चलते हैं 20 से 25 साल की उम्र से हार्ट में ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्यों 20 से 25? क्योंकि जब तक हम 18, 19, 20 साल के होते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं वो हमारी भाग दौड़ में, उस समय हम भाग दौड़ भी करते हैं, उस समय हमारा शरीर भी बढ़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं जाके उपयोग हो जाता है। लेकिन 20-25 के बाद हमारा स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, बहुत से लोग स्मोकिंग, अल्कोहल में भी चले जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ने के कारण अदर प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, और हमारा ग्रोथ भी रुक जाता है। तो जो भी हम खाते हैं वो या तो ऐसे बढ़ेगा या फिर पाइपलाइन के अंदर बढ़ेगा। तो ये देखा गया है कि 25 साल की उम्र के बाद से ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और हमारा जो हिंदुस्तान का खान पान और दिनचर्या है, उसमें एक कैलकुलेटेड डाटा है कि लगभग हर साल 2% की दर से ब्लॉकेज बनता है। 2% का मतलब क्या है? एक साल में 2% ब्लॉक होता जाएगा। तो 5 साल में कितना ब्लॉक होगा? 10%। 10 साल में 20%। तो अगर हम मान लेते हैं 20 साल से ब्लॉकेज बनना शुरू होता है, तो 20 से 30 साल मतलब 10 साल में कितना परसेंट ब्लॉकेज बना? 20%। 40 साल की उम्र तक 40% ब्लॉक हो गया। 50% की उम्र तक 60, और 60 के बाद लगभग 80% ब्लॉकेज। इसीलिए हमने देखा है कि जब हम 55, 50, 65, 70 की उम्र तक पहुंचते हैं, तभी हमको हार्ट के लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि हमारी हार्ट की डिमांड कितनी तरह की है? केवल 3 तरह की, बैठे रहने वाली, चलने वाली और दौड़ने वाली। तो अगर आपको 10, मान लीजिए आपका 90% भी ब्लॉक है और आप केवल बैठे रहने वाला काम करते हैं, तो आपको लक्षण दिखाई नहीं देंगे। अगर आप चलने वाला काम करते हैं और 80% ब्लॉक है, 20% भी फूला हुआ है, तो आपको लक्षण दिखाई नहीं देंगे। और अगर आप दौड़ने वाला, बैठे रहने वाला भी काम करता है, आपको बैठे बैठे भी अगर सीने में दर्द हो रहा है, तो ये मान के चलिए 90% लगभग आपको ब्लॉकेज हो गया है। तो ये ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ो कि कैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं। ये एक नॉर्मल पाइपलाइन है। पाइपलाइन को अगर हम काट के देखें तो एक नॉर्मल पाइपलाइन है जिसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं है, और इसमें कैसा है? ब्लॉकेज बना हुआ है।
तो ये ब्लॉकेज 40 50 50 60 70 80 90 तक जब तक होता है तब तक हमको लक्षण दिखने फिर धीरे धीरे शुरू होते हैं। ये देखिए उम्र के हिसाब से मैंने इसमें बताया हुआ है 20% में लगभग ब्लॉकेज नहीं है, 30 में ब्लॉकेज, 40 में ब्लॉकेज, 50 में 60 में ब्लॉकेज। अच्छा ब्लॉकेज से होगा क्या, जैसे सर ने बताया आपको लक्षण दिखाई देंगे। हार्ट ब्लॉकेज से आपको क्या होगा, लक्षण दिखाई देंगे। और इस ब्लॉकेज की एक खास बात होती है, इस ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा रहता है जिसको हम मेडिकल टर्म से बोलते हैं एपिथेलियल लेयर, जो इस ब्लॉकेज को उस जगह पर रोक के रखा रहता है, ब्लॉकेज को आगे बढ़ने से रोकता है। अगर नहीं तो मान लो अगर ब्लॉकेज है और खून का बहाव के साथ है तो ब्लॉकेज आगे बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जाके अचानक आपको हार्ट अटैक कर देगा। लेकिन इस ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर, जिसके कारण ब्लॉकेज वहां पर रुका हुआ रहता है। अब हार्ट ब्लॉकेज तो आपको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया व्हाट इज हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज क्या है, हमारे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई के लिए कोरोनरी आर्टरी है उसमें कुछ भी खाना जो भी हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक कर रहा है, उसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज। अब ये हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्या है, आगे बढ़िए। हार्ट अटैक का मतलब है जिस दिन इसके ऊपर का जो पर्दा है, जो मैंने एपिथेलियल लेयर बोला, वो पर्दा जिस दिन फटा, अगर इस हम फोटो में देखें तो ये ब्लू लाइन जो है वो क्या है, एपिथेलियल लेयर, और ये अंदर का काला वाला पदार्थ क्या है, हमारा ब्लॉकेज। ये देखिए धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पर्दा फटेगा। जैसे ही पर्दा फटा, अंदर से जो काला पदार्थ है बाहर निकला, जो खून का बहाव बन रहा है उसके साथ वो मिक्स हुआ और क्लॉट बना दिया। जैसे ही क्लॉट बनाया मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज। 100% ब्लॉकेज मतलब आगे खून की सप्लाई जीरो। उसी समय आपको सीने में जोर का दर्द होगा। तो हमको समझ में आ रहा है ब्लॉकेज एक लंबी प्रक्रिया है जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रही है। और हार्ट अटैक कब आया, 2 मिनट की प्रक्रिया है, 1 मिनट की प्रक्रिया है। जब भी आपने खून की सप्लाई आपके शरीर में जरूरत बढ़ी, आपका प्रेशर बढ़ा, चाहे स्ट्रेस के कारण बढ़े, चाहे बीपी के कारण बढ़े, चाहे किसी भी अन्य कारण से बढ़े, वो पर्दा जिस दिन फटेगा 100% ब्लॉकेज हुआ और वो कहलाता है क्या, हार्ट अटैक। अच्छा, ये पर्दे के फटने की कोई उम्र नहीं है, किसी व्यक्ति का 50% में भी फट जाता है, किसी का 70 में, किसी का 90 में, और किसी का 100% ब्लॉक होने के बाद भी नहीं फटता। ये एक हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये किस्मत की बात है कि किसका पर्दा कब फटेगा कोई नहीं जानता। लेकिन मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक नोट की गड्डी है, उसमें मैं नोट डाले जा रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार नोट डाल रहा हूँ। तो एक दिन क्या होगा, नोट को जिस दिन मैंने बांधा है वो रबर क्या होगा, रबर टूट जाएगा, किसी ना किसी दिन रबर टूट जाएगा। अगर मुझे रबर को टूटने से बचाना है तो क्या करना चाहिए, नोट कम रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो नोट डाल रहा हूं उसको नोट डालना बंद करो, और दूसरा हो सके तो 2-4 नोट बाहर निकाल लो। अगर 2-4 नोट बाहर निकालेंगे तो जो इलास्टिसिटी वो बनी रहेगी और पर्दे के फटने का चांस कम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अच्छा, ये आपने जब भी किसी की रिपोर्ट देखी होगी एंजियोग्राफी की तो सुने होंगे ब्लॉकेज, किसी को बताते हैं 2 ब्लॉकेज है, किसी को बताते हैं 3 ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज जो है किसी व्यक्ति का एक जगह पर एक ब्लॉकेज हो ये पॉसिबल नहीं है। आप खा वही रहे तो जितनी भी पाइपलाइंस है उसमें कहीं ना कहीं जाके ब्लॉकेज जमेगा। अगर मान लीजिए जो मैंने 3 पाइपलाइन बताई थी, तीनों पाइपलाइन में ब्लॉकेज है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल वेसल डिसऑर्डर, यानी कि तीनों वेसल में ब्लॉकेज है। अगर मान लीजिए किसी 2 में है तो वो क्या कहलाएगा, डबल वेसल, और किसी 1 में है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल वेसल। तो आपको समझ में आया। अब आपको डरने का जरूरत नहीं है कि अगर बोले 3 में ब्लॉकेज है, भाई अगर आप खाए हो तो 3 में ही ब्लॉकेज होगा। बहुत कम चांस है कि 2 या 1 में होगा। क्यों, खाने को तो नहीं पता कहां जाके जमना है, तो घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर मेरे को 3 के 3 में ब्लॉक हो गया। तो ये आपको समझ में आया क्या ट्रिपल वेसल क्या है, डबल वेसल क्या है, सिंगल वेसल क्या है। अगर तीनों में पाइपलाइन में ब्लॉक है तो ट्रिपल वेसल, 2 में ब्लॉक है तो डबल वेसल, और एक किसी सिंगल में है तो वो सिंगल वेसल डिसऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लक्षण क्या होंगे, क्या लक्षण आपने अभी तक सुने हैं? सबसे सामान्य जो लक्षण है वो, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट स्थित होता है, तो जब खून की सप्लाई कम होने लगती है तो सबसे पहला दर्द कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे
लेफ्ट साइड में। और ये कई बार लेफ्ट साइड का दर्द हमारे कंधों से होता हुआ हमारे लेफ्ट हाथ में जाता है, पीछे शोल्डर की तरफ जाता है, किसी किसी को जबड़ों में जाता है, और किसी किसी को बहुत जोर के पसीना आता है, हांफना शुरू हो जाता है, पसीने के साथ साथ किसी किसी को चक्कर आता है ना, किसी किसी को पेट में जलन होती है, जलन जैसा महसूस होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से डिफर नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, सीने में जलन होती है। तो इस तरह के बहुत सारे हार्ट की बीमारी के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो जैसे इसमें दिखाया है, पीछे करो, चेस्ट डिस्कम्फर्ट मतलब सीने में भारीपन लगना, आर्म और शोल्डर की तरफ जाना, जबड़े में दर्द, किसी किसी को पेट में होता है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, किसी को चक्कर आता है, किसी को डिस्कम्फर्ट इन स्टमक। तो ये अलग अलग लक्षण है दिल की बीमारियों के। अच्छा, ये लक्षण जब हमको दिखते हैं तो डॉक्टर, अगर आप जाके डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास बोलेंगे कि मुझे लक्षण दिखा रहा है, तो आपको इमीडिएट वो बोलेगा नहीं कि आप हृदय के मरीज हैं। वो क्या करेगा, कुछ टेस्ट करेगा, साइंटिफिक टेस्ट करेगा। वो कौन कौन से टेस्ट हैं उसके बारे में समझते हैं। टेस्ट होते क्या है और ये टेस्ट कैसे आपको बता सकते हैं कि आपको दिल की बीमारी है या नहीं है। सबसे पहले तो लक्षण, और दूसरा एक सबसे कॉमन टेस्ट जो है यहाँ पर आज हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म सुनेंगे तो वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का मतलब क्या है, आपको एक टेबल में लेटा दिया जाता है, चेस्ट में 12 लीड लगाए जाते हैं, 8-9 लीड लगाए जाते हैं, हाथ पैरों में लीड लगाई जाती है। एक मशीन रहती है जो आपको एक ग्राफ निकाल के देती है कि उससे पता चल जाता है कि हार्ट की स्थिति कैसी है, कि कहीं पर कुछ तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, जब हम ईसीजी लेते हैं तो मरीज कैसा रहता है, लेटा हुआ रहता है, मतलब कि हार्ट की ब्लड की सप्लाई सबसे कम है। इसीलिए हमने देखा है कि अगर हम 10 लोगों का ईसीजी करते हैं तो 8 से 9 लोगों का ईसीजी नॉर्मल आता है। क्यों? अब आपको समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट या आवश्यकता जो है वो सबसे कम है। अच्छा, तो जब आवश्यकता कम है तो ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन डॉक्टर को दिख रहा है इसको लक्षण तो है, तो उसको आगे टेस्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, टीएमटी। टीएमटी का मतलब क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब क्या है, एक ट्रेडमिल होता है, जिम में जैसा ट्रेडमिल होता है, या उसको स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें मरीज को दौड़ाते हैं, उसके सीने में लीड लगा देते हैं, बाहर बगल में एक कंप्यूटर रहता है, उसमें वो ग्राफिक आते रहती है, और मरीज को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है। पहले चलता है, फिर थोड़ा तेज चलता है, फिर लास्ट में दौड़ता है। और उस दौरान मतलब हम क्या कर रहे हैं, 10%, 20% और 30% ब्लड सप्लाई की ओर ले जा रहे हैं। जब 30% ब्लड सप्लाई के समय में अगर आपको सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपके ईसीजी में बदलाव दिखेगा और डॉक्टर पहचान जाएगा कि टीएमटी से इसको कहीं पे ब्लॉकेज या दिल में कोई तकलीफ है या नहीं है। तो ये हो गया दूसरा टेस्ट। और उसके अलावा जब आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो अब आगे कैसे चेक करेगा कि कहां पर गड़बड़ है। पता तो चल गया गड़बड़ है, लेकिन कहां पर गड़बड़ है कैसे पता चलेगा, फोटो खींच के देखना पड़ेगा भाई कि कहां पर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके हाथ या पैरों से एक तार को डालेंगे जहां तक आपकी हार्ट की पाइपलाइन है, और वो पाइपलाइन के पास एक समझ लीजिए कैमरा लगा रहेगा। यहां से एक इंजेक्शन पुश करेंगे, इंजेक्शन में कलर रहता है, वो कलर जब पूरे हार्ट में पूरा दौड़ने लगेगा उस समय का इमेज कैप्चर कर लेंगे। और जब इमेज को जब डॉक्टर बाहर से कैप्चर करके बताएगा कि भाई यहाँ पर आपका ब्लॉकेज है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग करीब 50-60 लोग बैठे हैं। मैं आज आपको बोलूं, चलिए आपको लगता है कुछ लक्षण है, टीएमटी करा लीजिए, सॉरी एंजियोग्राफी करा लीजिए। कितने लोग रेडी होंगे बिना तकलीफ वाले? एंजियोग्राफी के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है 50 में से मुश्किल से 4 या 5 लोग रेडी हुए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि तार डाल के उसकी जांच की जाए। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक मशीन के अंदर डालूंगा, बाहर निकालूंगा और आपका ब्लॉकेज बता दूंगा, तो कितने लोग रेडी हो जाएंगे? अगर लगभग किसी को भी समस्या तो रेडी हो जाएगा। तो अब एक ऐसी मशीन आ गई है जिसका नाम है सिटी एंजियोग्राफी। इसके बारे में जानना सभी को जरूरी है, क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि तार अगर नहीं डालेंगे तो एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। तो इसीलिए एंजियोप्लास्टी के पहले अगर आपको जानना है कि आपको ब्लॉकेज कितना है, तो उसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है, करवा सकते हैं
सीटी एंजियोग्राफी। अगर आपको लक्षण देखते हैं आपका टीएमटी पॉजिटिव है तो अगला टेस्ट आपको क्या करवाना चाहिए? सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी नाम से समझ में आता है, अभी तक आपने ब्रेन का सीटी स्कैन सुना होगा। अभी कोरोना के टाइम में हम सब ने चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया, पता चला रे यहाँ पर ब्लॉकेज है, आपके इतना इन्फेक्शन हो गया है। ब्रेन में कभी चोट लग जाती है तो बताते हैं कि यहाँ पर फला जगह पर हार्ट का ब्लड का क्लॉट जम गया है, सभी सुने ना। तो ये अब पहले इस जो हमारी सीटी स्कैन मशीन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हार्ट का फोटो खींच सके, क्योंकि हार्ट क्या है? कंटिन्यू मूविंग है, लगातार चल रहा है, और हमारा दिमाग या हमारा छाती क्या है? रुका हुआ ऑर्गन है, तो इसकी फोटो खींचनी आसान थी। तो अब हम ये मान के समझ लीजिए, अब हमारे मोबाइल का जैसे कैमरा पिक्सल बढ़ गया है, उसी तरह से सीटी स्कैन की कैमरा पिक्सल्स बढ़ गए, जिससे मूविंग ऑर्गन का भी हम फोटो खींच सकते हैं। आगे बढ़ो। तो ये सीटी स्कैन मशीन होती है जिसके द्वारा, आगे बढ़ते जाओ, जैसा आपने सीटी स्कैन कभी देखा होगा, किसी ने करवाया होगा, तो उस तरह की एक मशीन होती है। मशीन के अंदर जाइए, एक इंजेक्शन जो डाई वाला लगता है वो इंजेक्शन तो लगेगा ही। आप मशीन के अंदर जाइए, बाहर आइए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि कहां पर कितना % ब्लॉकेज है। तो ये टेस्ट जो है बहुत धीरे धीरे फेमस हो रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर तेरे को ब्लॉकेज जाना है तो सीटी एंजियो करा ले। और इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो सबसे पहली बात नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल मतलब किसी तरह की काट छांट की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? पैसे एंजियोग्राफी से कम लगते हैं। तीसरा, इसमें किसी तरह की एडमिशन की रिक्वायर्ड नहीं है। यूजुअली एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, अपन को एक दिन पहले एडमिट होना पड़ता है, अगले दिन आपका एंजियोग्राफी होगा, फिर उसके एक दिन बाद मॉनिटर करके छोड़ते हैं। तीसरा, किसी तरह का पेपर नहीं भरवाते कि एंजियोग्राफी के दौरान अगर मौत हो गई तो उसके लिए अस्पताल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये तो मशीन के अंदर जाना, मशीन से बाहर निकलना है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। मतलब किसी तरह का कोई पर्चा आपको नहीं भरना है कि आपकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं है। चौथा, इसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं होता पेशेंट के ऊपर। प्रेशर नहीं होता का मतलब, आपने सभी, ये स्टोरी मैं नहीं बताना चाहूंगा कि एंजियोग्राफी के बाद क्या होता है। एंजियोग्राफी के बाद बताया जाता है कि एंजियोप्लास्टी लगेगा 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगेगा, बाईपास कराना पड़ेगा। अभी बोलो नहीं तो अभी लगाएंगे, नहीं तो फिर दोबारा से तार डालनी पड़ेगी। मरीज तो हो सकता है बोले कि नहीं मेरे को मत डालो, लेकिन बाहर जो रिलेटिव बैठे हैं अगर उनको बताते हैं कि भाई आपके हस्बैंड का या आपके पिताजी का या आपकी माताजी का इतना इतना ब्लॉकेज दिख रहा है, प्लास्टिक करनी जरूरी है, नहीं तो वो बाहर नहीं जा सकते, घर नहीं ले जा सकते, तो लगभग 99% लोगों को एंजियोप्लास्टी करवानी ही पड़ती है। लेकिन इस मशीन का क्या फायदा है? आप तो स्टेबल हो, पैर से चल के गए थे एंजियोग्राफी टेस्टिंग सेंटर तक, अभी तक अटैक नहीं आया तो अचानक कैसे आ जाएगा? तो इस मशीन के एंजियोग्राफी से फायदा ये है कि आप स्वयं निर्णय ले सकते हो कि या तो आप किसी और तरीके से ठीक हो जाओ, या बाईपास सर्जरी करा लीजिए या एंजियोप्लास्टी सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट आपके हाथ में है। मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये मशीन धीरे धीरे फेमस हो रही है। और हमारे जबलपुर में MPMRI में शायद ये मशीन उपलब्ध है। अगर किसी को लगता है तो वहां पे जाके टेस्ट बहुत ही कम रेट में, आई थिंक 9000 के आसपास में टेस्ट हो जाता है। तो ये हो गया सीटी एंजियोग्राफी का टेस्ट। आगे बढ़िए। अच्छा, इसके अलावा एक और टेस्ट है, बहुत कॉमन टेस्ट, लगभग हार्ट के जितने पेशेंट होते हैं सब ये टेस्ट कराते हैं या सुने इसके बारे में। उसका नाम क्या है? इकोकार्डियोग्राफी। अच्छा, सभी ने वो देखा है जब अपन प्रेगनेंसी होती है तो बाहर एक पेट के ऊपर, महिलाओं के पेट के ऊपर अपन एक मशीन को चलते रखते हैं, फिर बगल में दिख जाता है कि बच्चे का सिर का साइज कितना है, पैरों का साइज कितना है, हाथ का साइज कितना है, तो वो है सोनोग्राफी। अगर हार्ट की सोनोग्राफी बोला जाए तो वो कहलाती है इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट के ऊपर आपको वो ऐसा मशीन को चलाएंगे, बगल में स्क्रीन लगा रहेगा, उस स्क्रीन में दिख जाएगा कि हार्ट का लोकेशन कैसा है, हार्ट में जो मैंने 4 चैम्बर्स बताए थे वो चैम्बर्स का साइज ठीक ठाक है कि नहीं, चैम्बर्स में कुछ वॉल्स होते हैं वो वॉल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट इकोकार्डियोग्राफी में क्या पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग करने की कैपेसिटी कितनी है। पंपिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज जिस दिन फटा हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट का कोई हिस्सा जीवन भर के लिए काम करना बंद कर दिया।
मतलब हार्ट का कुछ पार्ट जो है काम करना बंद कर दिया। अगर हमको, मेरे को, आपको किसी को हार्ट अटैक नहीं आया है और अगर मैं आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को काउंट करूं तो लगभग 60% होती है। मतलब अगर 120 ml ब्लड, 120 ml खून हमारे वेंट्रिकल में आता है तो उसका 60% यानी कि 72% वेंट्रिकल से बाहर निकलता है और बाकी का उसमें बचा रहता है, यानी कि 60%। हम सब की पंपिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 60%। नॉर्मल आदमी की पंपिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 60%। अटैक के बाद जब हार्ट का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो पंपिंग गिर जाती है। तो ये किसी का 50 से 55 गिरता है, किसी का 35 तक पहुंच जाता है और किसी को बहुत अच्छा तगड़ा हार्ट अटैक आता है तो 15 से 20% तक ये पंपिंग आ जाती है। तो हमको ईको से क्या पता चलता है, जिसको हम, अगर आप किसी की रिपोर्ट देखेंगे तो EF लिखा रहता है, जिसका फुल फॉर्म है इजेक्शन फ्रैक्शन। ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो है हम सबका 60 होना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो कम हो जाता है। क्या हो गया? इकोकार्डियो आपको समझ में आया क्या होता है इकोकार्डियोग्राफी? तो ये टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी हार्ट की स्थिति कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब बातें तो मेरे ख्याल से जो भी हार्ट का मरीज जानता है। अच्छा, क्या नहीं जानता वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि हार्ट की बीमारी के कारण क्या है। ये आज का मेन मुद्दा रहेगा हमारा, हार्ट की बीमारी के कारण क्या है। अच्छा, मैं अभी आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक जूता लिया 1.5-2 महीना पहले, वो बड़ा टाइट है और उसके कारण मेरे को एक दिन बहुत जोर से मेरे अंगूठे में दर्द हुआ। अब दर्द हुआ तो मैं कहाँ गया? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या किया? मेरे को दवा दे दिया, दर्द की दवा दे दी। अब जूता पहना, दर्द की दवा खाई, ठीक लग गया। एक हफ्ते बाद वो दर्द फिर से बढ़ गया, थोड़ा सा उसमें सूजन आ गया, पैर में हल्का सा ब्लड जैसा भी आ गया, क्लॉट जैसा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, यार मैं एक ऐसी दवाई देता हूँ कि आपका पैर थोड़ा सिकुड़ जाए तो आपको जूता फिट आ जाएगा। तो फिर मैं एक हफ्ता दवाई खाया और ठीक लगने लग गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो मेरा जो अंगूठा मेरे को परेशान कर रहा है वो एक आध दिन लाल हो जाए, नीला हो जाए, उसको थोड़ा सा कटवा दूं, उसके बाद ताकि जूता फिट आ जाए। ठीक कर रहा हूँ ना? अच्छा, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? जूता बदलना जरूरी है। जूता बदलना क्यों जरूरी है? तो हार्ट की बीमारी शुरू में मैंने क्या बोला? लाइफ स्टाइल डिजीज, जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सीने की दर्द की दवा दे देगा। कारण बताया क्या? कारण हटाए क्या आप? नहीं हटाया। वापस डॉक्टर के पास जाओगे, आपको पाइपलाइन को चौड़ा करने का, मतलब जो हम डायलेटर बोलते हैं, वो मेडिसिन देता है। पाइपलाइन चौड़ी हो जाती है, खून का सप्लाई शुरू हो जाता है, आराम मिल जाता है। जैसे पैर को सिकुड़ाने का दवाई दे दी होती है, आराम मिल जाता है। कारण हटाए क्या? नहीं हटाया। अब आप इंतजार कर रहे हो किसी दिन एंजियोप्लास्टी की या बाईपास की जरूरत पड़े तब चलेगा। तो इसमें से कितने लोग हैं जो अंगूठे कटने के इंतजार करना चाहते हैं या यहाँ पे छाती में चीरा मरवाना चाहते हैं? आई थिंक कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं, अच्छा, कितने लोग स्वर्ग देखना चाहते हैं? आखिरी में सब लोग देखना चाहिए, आखिरी में अभी नहीं। कितने लोग स्वर्ग देखना चाहते हैं? अभी नहीं, आखिरी में देखेंगे। मरना कौन कौन चाहता है? स्वर्ग सबको देखना है, मरना कोई नहीं चाहता। उसी तरह से दिल की बीमारी क्या है, जीवन शैली से जुड़ी हुई है, दिनचर्या से जुड़ी हुई है, सब जानते हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं करना चाहता। तो आज मैं आपको यहाँ पर आके समझाना चाहता हूँ कि जितने कारण हैं वो कारण क्यों है, कारण उसके बेसिक, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेकिन वो सब का कारण मैं आपको आज बताऊंगा। और कोशिश करिए कि उसको आप दिनचर्या को सुधारिए, आहार विहार को सुधारिए, कि आपको कटवाने की जरूरत ना पड़े। आगे देखते हैं कि कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कारण है कोलेस्ट्रॉल। सबने सुना है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल कहां से मिलता है? कोलेस्ट्रॉल और कोई? कोलेस्ट्रॉल फूड सोर्स क्या है? कोलेस्ट्रॉल का खाने का सोर्स क्या है? ऑयल इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर।
कोलेस्ट्रॉल का मतलब है सभी तरह के एनिमल फूड, चाहे मांस, मटन, मछली, अंडा, फिश, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के सिंगल सोर्स है। मतलब कोलेस्ट्रॉल का कोई और सोर्स नहीं, केवल यही है। साथ ही साथ दूध भी, क्योंकि दूध क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। लेकिन दूध की एक ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है? दूध को आप गर्म करो, उबालो और ठंडा करो तो ऊपर क्या जम जाती है? साड़ी या मलाई। उसको आप हटा दीजिए, दोबारा गर्म कीजिए, एक बार और जमेगी, एक बार और हटा दीजिए, उसको बच्चे को खिलाने के दे दीजिए। आपको केवल क्या लेना है? दूध ले सकते हैं, लेकिन मलाई हटा के। तो कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है? केवल और केवल एनिमल फूड। अच्छा, हमारा एक मरीज गोवा गया और 1200 रुपए किलो में काजू लेके आ गया और हमको ला के दिया श्रीकांत सर को और बोला कि सर ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो मार्केट में क्या बिक रहा है? कोलेस्ट्रॉल फ्री काजू, कोलेस्ट्रॉल फ्री जूस, कोलेस्ट्रॉल फ्री सब कुछ। लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट से। अच्छा, तो ये तेल से मिलता क्या है? तेल से हमको क्या मिलता है? ट्राइग्लिसराइड। दूसरा, हृदय की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है कोलेस्ट्रॉल के बाद? ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड हम जितने भी तरह के तेल खा रहे हैं, चाहे सफोला हो, चाहे बनफूल का तेल हो, चाहे पतंजलि का तेल हो, चाहे हम जितने भी तरह के तेल हैं, सभी में केवल और केवल क्या रहता है? ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, ये तेल हम क्यों खाते हैं? माताएं बहुत सारी बैठी, बहुत अच्छा लग रहा है। तेल हम क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए। स्वाद के लिए खाते हैं तेल। अच्छा, मैं आप सबको एक एक चम्मच अभी तेल देता हूं और उसको मुंह में डालिए और बताइए कैसा लगा। कितने लोग खा पाएंगे? अच्छा, तो तेल में तो टेस्ट है ना, तभी तो आप बोले स्वाद के लिए खाते हैं। पान बनाने के लिए जैसे अपन उबला खाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सब्जी बना के खाएंगे उसमें तो थोड़ा मतलब तेल को गर्म करेंगे तो टेस्ट आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, आज आप सब्जी बनाएंगे ना तो मैं आपको तेल दूंगा, सब्जी दूंगा और नमक, मिर्ची, लहसुन, अदरक, धनिया नहीं दूंगा। टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा क्या माताएं? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तेल तो डाल रहे हो। नमक डालेंगे तो आएगा, मिर्च डालेंगे तो आ तो जाएगा। बात यही है। टेस्ट किस चीज का है? मसालों का। बनाने वाले के हाथ से जो मसाले पड़ रहे हैं उसका टेस्ट है, तेल का टेस्ट नहीं है। चाहे हम किसी भी तरह का बहाना बना ले, हमारे मरीजों को हम सिखाते हैं कि भाई एक मरीज आया, उसको हस्बैंड अकेला आया था, उसको हमने बोला कि आज से आप तेल बंद। घर में जाके वाइफ को बोला कि मेरे को आज से तेल बिल्कुल नहीं देना। तो वाइफ ने बोला नहीं, थोड़ा सा तो डालना पड़ेगा, जैसे माताएं बोल रही थी। बोले नहीं, डॉक्टर ने बोला एक बूंद भी तेल नहीं देना। बोले फिर भी थोड़ा सा। बोले मेरे को मारना चाहते हो क्या? बोले नहीं, मतलब नहीं। तो हम माता जी ने क्या किया, जैसे अभी उबाल के मरीज को दे दिया। अच्छा, मरीज खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। एक हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन खाता है। अच्छा, गाली किसको देगा? डॉक्टर को देगा। डॉक्टर को देगा। अच्छा, गलती किसने की? खुद ने या घर वालों ने। और गाली कौन खा रहा है? डॉक्टर। तो हम गलती क्या करते हैं कि या चाहे हम जाने अनजाने में करें, हम जब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि बिना तेल का खाना खाना है तो बिना मसाले और बिना तेल का देते हैं। हमारे यहाँ हमारा जो सेंटर है वहाँ पे हम जीरो ऑयल कुकिंग सिखाते हैं। जीरो ऑयल कुकिंग सिखाना, बिना तेल, बिना सिंगल ड्रॉप तेल के हम पूरा 100% सेम टेस्ट का खाना आपको बना के देंगे। इवन हम कई प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं जिसमें दिन भर की गैदरिंग होती है 3 से 4 घंटे की, जिसमें हम दोपहर का खाना बना के देते हैं और उसमें एक बूंद भी तेल नहीं डालेंगे। अब ये बोलेंगे बनता कैसे? उसकी छोटी सी विधि है। जो भी आप मसाले डाल रहे हैं, जैसे आपने जीरा डालते हैं, सरसों डालते हैं, तो उसको कढ़ाई में डालिए। अच्छा, कढ़ाई में डालेंगे बिना तेल के तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा। जीरा भी फूटेगा, धनिया भी, सरसों भी फूटेगा। उसके बाद आप प्याज डालते हैं, प्याज डालिए। प्याज डालेंगे तो भुंजाएगा कि नहीं भुंजाएगा बिना तेल के? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन भुन जाएगा, थोड़ा चिपकने लगेगा। जैसे ही चिपकने लगे, आपके घर में पानी है पीने वाला, उसको हल्का सा छीटिए, मतलब हल्का सा डालिए। चिपकन कम हो जाएगी, फिर उसको भूंजिए। फिर आप उसमें धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक, जो भी टेस्ट के लिए डालते हैं सब डालिए। और जब जब वो चिपकने लगे हल्का हल्का उसमें
पानी को छिड़किए। तो धीरे धीरे भून जाएगा कि नहीं भून जाएगा? बन जाएगा। यहाँ पर कई बहुत सारे उम्र दराज भी बैठे हैं। जितना मेरे दादी और मेरे मम्मी बताते हैं कि ऐसा टाइम होता था कि बहुत सारे घरों में बिना तेल के खाना बनता था, बिना तेल की सब्जियां बनती थी। केवल कोई मेहमान या स्पेशल ओकेजन होता था तभी तेल डलता था खानों में। तो बिना तेल के भी आपका खाना जो है वो फ्राई होगा। उसके बाद जो सब्जी आप उसमें डालिए, उसको जैसा बनाते बनाइए। केवल भूनने के टाइम में जो आप तेल यूज कर रहे थे उसके आपको क्या करना है, पानी यूज करना। और मेरी गारंटी है आज आप ट्राई करिए, बिल्कुल सेम टेस्ट का खाना आपको मिलेगा। और अगर आपको नहीं मिलता तो हमको दोबारा बुलाइए, हम आपको बिना तेल का खाना बना के खिलाएंगे। और बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 से 2 दिन के बाद आपको बिना तेल का खाना ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उससे पेट जो है वो हल्का महसूस होगा, मोशन बड़ा अच्छा से होता है। और 2 से 3 दिन में इतनी अच्छी आदत लगने की तेल का खाना खाओगे तो आपको भारी लगने लगेगा। तो ये बिना तेल का खाने के हम ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद है एचडीएल। एचडीएल एक तरह का लिपिड है जिसको अपन गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है आपको आपके जो भी अदर एलडीएल, वीएलडीएल और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है इसको पचाने में हेल्प करते हैं। इसको हम इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अच्छा, ये गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता कहां से है? वॉकिंग से, स्प्राउट से, मतलब मूंग जो भिगा के हम खाते हैं। जितने भी तरह के हमारे कच्चे हैं, मतलब गाजर, मूली, प्याज, ये सब में हमको एचडीएल की मात्रा रहती है। तो इनको हमको खाने में बढ़ाना है। और ये जो 5 कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में, खून में ज्यादा रहेगी तो खून हमारा क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपको डॉक्टर कौन सी दवाई देता है? खून पतला करने की दवाई देता है। तो खून को अगर दवाई के बिना आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी मात्रा बाहर से, जैसे मैंने आपको नोट का एग्जांपल दिया था, बाहर से नोट की सप्लाई बंद करो, बाहर से तेल की सप्लाई बंद करो, आपका खून अपने आप पतला होने लगेगा, आपकी जो लिपिड की दवाई है वो कम हो जाएगी। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या टेस्ट कराया जाता है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आज अपन यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरे अंदर ब्लॉकेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक सामान्य सा टेस्ट। क्या है वो? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। बहुत ही कम खर्चे में अपन उस टेस्ट को करा सकते हैं। उस टेस्ट को अपन करा के जान सकते हैं कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड या एचडीएल लेवल कितना है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो आप हार्ट डिसीज की तरफ जा रहे हैं, यानी आपके खान पान में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। उसके अलावा दूसरा एक कारण क्या है? हाई बीपी। अच्छा, यहाँ पे बीपी के मरीज कितने हैं और हार्ट के मरीज कितने हैं? दिक्कत यह है कि बीपी का मरीज अपने आप को हार्ट का मरीज नहीं मानता। और आप सभी को मालूम है बीपी का मरीज ही एक ना एक दिन हार्ट का मरीज बनेगा। अच्छा, बीपी का मरीज हार्ट का मरीज क्यों बन जाएगा? बीपी तो अलग चीज है, हार्ट अलग चीज है। बीपी का मतलब क्या है? जब हार्ट पंप करता है तो जो मैंने पाइपलाइन बताई थी, उस पाइपलाइन में जितने प्रेशर से खून बहता है उसी को बोला जाता है ब्लड का प्रेशर। जब हार्ट पंप किया तो जो खून बाहर निकला तो उसका प्रेशर पंपिंग के टाइम में, और जब हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे, तो ये दोनों प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड का प्रेशर। 120-80 जब प्रेशर बढ़ाया तो 120, और जब हार्ट रिलैक्स हुआ तो 80, इसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अच्छा, भगवान ने जो हमारी पाइपलाइन बनाई है उसके लिए भगवान ने हमको, मतलब डॉक्टर्स के थ्रू हमको ये बताया कि आपका प्रेशर होना चाहिए 120-80। आपको समझ में आ गया बीपी? अभी तक 90% लोगों को समझ नहीं आता होगा बीपी क्या है। हार्ट पंप किया तो खून प्रेशर से निकला, वो कहलाता है 120, और जब रिलैक्स हुआ तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर है वो कहला गया 80। क्लियर है? अच्छा, भगवान ने पाइपलाइन बनाई, बोले 120-80 का प्रेशर होना चाहिए, और हमने क्या करके रखे हैं? 140-90। आजकल लोगों के दिमाग में क्या है? 50 की उम्र के बाद 140-90 नॉर्मल है। अच्छा, इसका नुकसान मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए ये सरफेस है ना? इस सरफेस को मैंने हाथ से मारा तो ये टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। अब एक हथौड़ा लाता हूँ और इस सरफेस को मारता हूँ, सरफेस टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। इस सरफेस में मान लीजिए कमरा है, ये सरफेस में हमने हथौड़ी 5-10 जगह मार दिए और इसमें धूल छिड़क दी, तो धूल सबसे ज्यादा कहाँ जमेगा? जहां जहां डैमेज है। अगर आपकी पाइपलाइन में 120-80 की जगह आपने 150-100 का प्रेशर, 170-110 का प्रेशर चला रहे हो, तो पाइपलाइन की दीवार जो है वो क्या हो जाएगी? टूटेगी। जो एपिथेलियल लेयर जो मैंने आपको बताई थी वो क्या हो जाएगी?
टूट जाएगी, क्योंकि भाई जैसे आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर मारा तो ये दीवार जब टूट सकती है तो हार्ट की पाइपलाइन की दीवार क्यों नहीं टूट सकती? तो जब पाइपलाइन की दीवार जब टूटती है तो उसमें जो भी हम HDL, VLDL, LDL की बात कर रहे थे वो जाके क्या होता है, जमने लगता है, क्योंकि टूटे हुए सरफेस में जमाव बड़ी तेजी से होता है। इसलिए बीपी का मरीज 5 से 10 सालों में हार्ट का मरीज बन जाता है। आज आपको समझ में आया बीपी का मरीज हार्ट के मरीज में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि आपने पाइपलाइन को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब उसमें जो भी ब्लॉकेज जा रहा है वो क्या हो रहा है, रुकता जा रहा है। क्लियर है? तो हमको उसको कम करना क्या है भाई, प्रेशर को कम रखो ताकि उसमें टूटन कम हो, और टूटन कम होगी तो ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, हाई ब्लड शुगर। जितने डायबिटिक के मरीज है वो अपने आप को हार्ट का मरीज बिल्कुल नहीं मानते। मानते हैं क्या? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मैं आपको कारण बताता हूं कैसे शुगर का मरीज हार्ट का मरीज बनता है। आपके भगवान ने हमारे हार्ट को क्या पंप करने के लिए भेजा है? खून। खून का एक अपना डेंसिटी या एक क्या बोलना चाहिए, उसकी एक तरलता होती है। मान लीजिए इस खून की या एक पानी को, हमारे घर में पंप लगे हुए, वो पंप क्या करता है, पानी को हमारे टंकी तक पहुंचाता है। अगर उस पानी की जगह मैं चाशनी डाल दूं तो पंप का क्या हाल होगा? फेंक पाएगा के ऊपर? किसी ना किसी दिन पंप फेल हो जाएगा। उसी तरह से हमारे भगवान ने हमारे को ब्लड को फेंकने के लिए बनाया है। अब हम उसको, डायबिटिक के मरीज का क्या होता है, शुगर के मरीज का क्या होता है, शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाती है, मतलब शुगर जो है वो, हमारा खून जो है वो क्या हो गया, ठीक हो गया, मोटा हो गया। तो हार्ट को उसको पंप करने में क्या लग रहा है, ज्यादा ताकत लग रहा है। तो इस वजह से किसी ना किसी दिन उसको फेल होने का, जैसे पंप के फेल होने का चांस है, उसी तरह से हार्ट के फेल होने का भी चांस ज्यादा है, क्योंकि उसको ज्यादा घनत्व वाली चीज को आगे फेंकना है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए डायबिटिक के मरीजों को दिल के मरीज बनना बहुत आसान होता है। इसके अलावा क्या है, स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग लोग बोलते हैं कि यार मैं तो जर्दा खाता हूं, यहां से यहीं थूक देता हूं, मैं अंदर नहीं लेता, यहीं से ही थूक देता हूं, सिगरेट यहीं से ही फूक देता हूं, अंदर तो ले नहीं रहा हूं, कैसे नुकसान करेगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं ना। अच्छा, कोई नुकसान ही नहीं, अच्छा जब अंदर जा ही नहीं रहा तो आप ले क्यों रहे हो? क्यों लेते हैं? जब हम, अभी सबने सुना, इतने पढ़े लिखे हम सब हैं, कि जब हम सिगरेट, तंबाकू, जर्दा कुछ भी खाते हैं तो एक पदार्थ है निकोटिन, वो हमको महसूस होता है। अब ये निकोटिन नुकसान क्या करता है, एक तो जो भी नशा देता है वो तो देता ही देता है, लेकिन नुकसान क्या करता है, हमारे पाइपलाइन को चिपचिपा बना देता है। मान लीजिए सरफेस का एग्जांपल फिर से देता हूं, ये सरफेस है, अगर इसमें मैं धूल डालूं और फूकूं तो क्या होगा, उड़ जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, थोड़ा सा फेविकोल लगा दिया और इसके ऊपर धूल डाली, अब फूकूं तो क्या होगा, बहुत सारा उसमें रह जाएगा। तो जो भी हम निकोटिन वाला पदार्थ देते हैं, चाहे जर्दा, चाहे गुटखा, चाहे पान, चाहे सिगरेट, चाहे एनीथिंग एल्स, वो हमारे सरफेस को क्या कर देता है, पाइपलाइन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। तो जो भी हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं वो वहां पर आसानी से चिपकता जाता है। तो इसीलिए स्मोकर्स को चांसेस है ज्यादा हार्ट के बीमार होने के। आगे बढ़िए। उसके बाद है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, लो फाइबर, लो एंटीऑक्सीडेंट, टाइप ए बिहेवियर, और सबसे आखिरी में है स्ट्रेस। तो इसको मैं एक साथ बताने की कोशिश करता हूं। ओवरवेट को क्या दिक्कत होगी? लोगों को लगता है वजन है तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? आपकी हाइट है मान लीजिए 6 फीट, आपका वजन होना चाहिए 70 किलो। आपके हार्ट को बनाया है भगवान ने 70 किलो को खून देने के लिए। अगर मैं इसको बोलूं चल अब 90 को दे तो क्या होगा? आपका पंप लगा है घर में 3 डबल मंजिल तक खून को पहुंचाने के लिए। अब एक मंजिल ऊपर ले जाओ टंकी को तो पंप को क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगेगी, किसी ना किसी दिन फेल हो जाएगा। तो वैसे ही आपका वजन भगवान ने बोला है कि 70 किलो होना चाहिए, आप लेके घूम रहे हो कितना, 90, 100, 110, तो क्या होगा, किसी ना किसी दिन हार्ट को ज्यादा ताकत लगाना है, किसी ना किसी दिन फेल होने का चांस है। तो इसी वजह से ज्यादा वजन वाले लोगों को, ज्यादा मोटे लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस, हमने बोलते हैं कि अरे वजन ज्यादा भाई, वजन कंट्रोल तो किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। इसका सामान्य सा कारण आपको समझ में आ गया होगा आज, ठीक है। इसके अलावा लो एंटीऑक्सीडेंट, टाइप ए बिहेवियर, और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सर कहां नहीं दिख रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस।
उन्होंने बहुत अच्छे मतलब 2-3 शायरी मारी, बहुत अच्छा लगा उनका सुन के। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का। आगे बढ़ो। अच्छा, स्ट्रेस के कारण क्या है? थोड़ा सा लंबा तो नहीं हो रहा है? ओके है? ठीक है ना? अच्छा, स्ट्रेस के कारण क्या है? कुछ कारण है जो मतलब साइकोलॉजी से सीखा गया है कि कौन कौन से कारण हैं, उसको बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहला कारण है मनी। पैसा जरूरत है कि नहीं सबको? सबको जरूरत है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक लगातार पैसे की जरूरत है। सुबह उठे, पेस्ट निकालो, उसमें भी 5 रुपए का पेस्ट लग रहा है, ब्रश के लिए भी 35 रुपए की ब्रश लग रही है, पंखा चालू किया उसके लिए भी बस। सुबह से लेकर रात तक जब हम तो तब तक लाइट बंद नहीं कर देते, लगातार हमको पैसे की आवश्यकता है। तो ये पैसा कितना चाहिए? जिसके पास 5 करोड़ रुपए भी महीने की अर्निंग है उसको भी स्ट्रेस है, जिसके पास 50,000 है उसको भी स्ट्रेस है, या फिर हो सकता है 50,000 वाले को स्ट्रेस ना भी हो। तो पैसे से स्ट्रेस का क्या कारण है? अच्छा, स्ट्रेस मतलब पैसे से हम स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, या पैसे को कंट्रोल करने का तरीका क्या? कितना पैसा जरूरी है? हमको स्ट्रेस क्यों होता है पैसे के कारण से? जरूरत से ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनकम शुड बी मोर देन एक्सपेंडिचर। हम क्या करते हैं, पहले खर्चा बढ़ा देते हैं, फिर इनकम बढ़ाने की सोचते हैं। पहले लोन ले लिए, पहले महंगी गाड़ी ले डाले, पहले बड़ा बंगला या बड़ा घर का सपना देख लिए, बड़ा सा लोन ले लिए, और इनकम बाद में बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो हमको करना क्या चाहिए? अब तो आप लोग मेरे से बहुत सीनियर्स हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब यंग लोगों का सेमिनार लेते हैं तो समझाते हैं कि आप पहले इनकम बढ़ाइए, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, और जो भी लाइफ का एंजॉयमेंट है, जितने आपके सीमित संसाधन है उसके साथ करिए। जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा एंजॉयमेंट होगी, है ना? तो ये है सबसे बड़ा कारण कि हम एक्सपेंडिचर पहले बढ़ा लेते हैं, इनकम उतनी कम रहती है, तो हम या तो लोन के प्रेशर में या किसी और हमारे ड्रीम्स के प्रेशर में हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है वर्क। वर्क का मतलब क्या है? मेरी वाइफ को लगता है कि मेरी लाइफ बड़ी मस्त है, और मेरे को लगता है उसकी लाइफ बड़ी मस्त है। उसको लगता है बढ़िया, कभी जबलपुर, कभी रायपुर, कभी और दूसरे शहर घूम घूम के जाते हैं, 1 घंटे का तो बात करना है, लेक्चर देना है, मस्त बाहर खाते पीते हैं, और घर में सारा काम मेरे को करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का काम बढ़िया है, और मेरे को क्या लगता है? बढ़िया दिन भर घर में रहती है, एक तो बेटा है उसे संभालना है, घर में मम्मी पापा है उनको खाना बना के खिलाना है, थोड़ा बहुत घर का काम करना है, कोई टेंशन। सही बोल रहा हूँ? अच्छा, किसका काम ज्यादा दिक्कत वाला है? पत्नियां बोलती हैं, पति का पति बोलते हैं, महिलाओं में ज्यादा रहता है। यही तरह भी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो दिक्कत यह है, या हमको करना क्या चाहिए? इंजॉय योर वर्क। हम ये तो मैं पति पत्नी का एग्जांपल दिया। इंजीनियर को लगता है डॉक्टर का काम अच्छा है, डॉक्टर को लगता है कंस्ट्रक्टर का काम अच्छा है, कंस्ट्रक्टर को लगता है इंजीनियर का काम अच्छा है, कंप्यूटर इंजीनियर को लगता है कि फला आदमी का काम अच्छा है, लेकिन खुद को खुद का काम कभी अच्छा नहीं लगता। अगर हमको स्ट्रेस कम करना है तो सबसे पहले खुद के काम को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप अपने खुद के काम को एंजॉय करेंगे तो आपको अपने काम से स्ट्रेस कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली जैसे हम सभी जानते हैं, घर में कोई बीमार पड़ गया, खुद को अगर कुछ तकलीफ है, घर में किसी को तकलीफ है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। लव, यंग लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत है, इवन ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम बहुत है कि किसी के जो हस्बैंड वाइफ है उनके हस्बैंड खत्म हो गए, या हस्बैंड उनकी वाइफ खत्म हो गई, तो अचानक से स्ट्रेस बढ़ जाता है। बच्चों में या फिर यंग एज में होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जो लफड़े होते हैं उसमें लोगों का स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो है लव है, अगर हमारा किसी से अफेक्शन है और वो जब हमसे अलग होता है तो हमको उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसलिए कभी किसी के लिए ज्यादा डिपेंडेंसी वाला हमको नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ो। सोशल रिस्पेक्ट, मतलब कि सोसाइटी में हमको कैसा रिस्पेक्ट मिल रहा है। रिस्पेक्ट का एक ही फंड है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। हम क्या सोचते हैं, मैं इसको नीचे दिखाऊंगा और ये मेरे को रिस्पेक्ट करेगा, तो इसमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हमको बोलते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड डोंट डिमोरलाइज एनीवन। नेक्स्ट है ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो का मैं आपको एकदम सिंपल, ईगो सभी सुने, स्वाभिमान।
ईगो क्या होता है? ईगो कैसे आपको स्ट्रेस कॉज करता है? मैं जानता हूं कि मैं अच्छा हूं, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूं आपके मुंह से कि मैं अच्छा हूं। ये है इस ईगो। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा हूं, मुझे ये भी मालूम है कि आप जानते हो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मेरे को आपके मुंह से सुनना है कि मैं अच्छा हूं। ये सभी वर्क कल्चर में, घर के कल्चर में, हर जगह यही होता है कि हमको उसके मुंह से सुनना है कि मैं अच्छा हूं। उसी चक्कर में ईगो क्लैश होता है और लड़ाइयां होती हैं। अच्छा, यहां पर लोग बैठे हैं भैया, सॉरी आपको वो कर रहा हूं, आपको किसी से दुश्मनी है? आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं? नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। आप किसी के लिए बुरा सोचती माता? आपका किसी पार्टनर के साथ कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, इवन दुनिया का हर व्यक्ति कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। एक रिसर्च हुआ है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो मतलब राह चलते किसी को मार भी देता था, किसी का कुछ भी बदमाशी कर देता था। उसको जब पुलिस ने घेर के उसको गोली मार दी तो मरते मरते उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर का सार ये था कि मुझे अपने अच्छे कर्मों की सजा मिल रही है। मतलब कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, लेकिन अगर किसी से पूछो कि आप किसी का बुरा चाहते हो, तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बोले कि मैं किसी का बुरा चाहता हूं। लेकिन हमसे गलती क्या होती है? हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम खुद को पाक साफ मानते हैं और दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और इसी वजह से ईगो क्लैश होता है। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि हमारे थॉट प्रोसेस में ये होना चाहिए कि हारमनी। अगर हारमनी को आप हिंदी में देखोगे तो हार मानी। अगर आपके अंदर ये भावना है हार मानने की, अच्छा तू बोल रहा है ना ऐसा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ओके भाई। अगर ये प्रवृत्ति जब लोगों में आ जाती है तो उसके मन में ईगो वाला प्रॉब्लम नहीं होता। और ये जो बोलना चाहिए, ये जो फीलिंग है, ये एक उम्र के बाद ही आती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस प्रोसेस में पहले से आ जाते हैं। अदरवाइज 50-65 इयर्स तक लोग ईगो के क्लैश में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो हमको स्ट्रेस होगा। इसके दो फैक्टर्स है, इंफॉर्मेशन मतलब एक तो जानकारी और उसका इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको इतनी सारी आज जानकारी दे रहा हूं, जानकारी तो ये लगभग सबको थी, लेकिन इसको सही तरीके से और अपने जीवन में उतारना, तो ये इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन, सही तरीके से उसको अपने ऊपर में लगाना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान, गॉड। अगर हमारे साथ जो भी स्ट्रेस है उसको एक ही जगह, हम सभी जानते हैं कि भगवान के द्वार पे आके उस पर्टिकुलर समय तक तो हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। इसलिए हम सभी को ये करते हैं कि आप जिस भी धर्म को मानते हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, सभी को अपने भगवान को मानना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। तो ये सब लाइफ के फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस के कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मरीज या उनके पर, अब ये थोड़ा सा खत्म होने को है, अपन फ्री हो सकते हैं, बस थोड़ी बातें बची हैं। मरीज या उनके परिजन क्या गलतियां करते हैं? जितना भी छाती में दर्द वगैरह होता है तो लोग 90% लोग इसको क्या बोलते हैं? मे बी ड्यू टू गैस्ट्रिक इशू। मतलब कि अरे कल ज्यादा खा लिया था उसी का है, कल 2 पूड़ी एक्स्ट्रा खा लिया था उसी का है, अरे कल वो दोपहर का खाना गड़बड़ हो गया था उसी का है, पेट साफ नहीं हुआ उसी का है। मतलब उसको मालूम है कहीं ना कहीं दिल का मैं मरीज बनने वाला हूं, लेकिन फिर भी लगभग सभी लोग इसको गैस्ट्रिक इशू बोल के इग्नोर करते हैं। ये सभी के साथ होता है। दूसरा, बीपी इज हाई बिकॉज ऑफ एज। सबके दिमाग में ये है कि उम्र हो गई 40, 45, 50 की, अब 140, 90 नॉर्मल है। 140, 90 आज के बाद नॉर्मल नहीं है। ओके, बीपी की समस्या हमारे यहाँ जितने पेशेंट हैं सबका बीपी हम 120, 80 में लाके देते हैं। 120, चाहे आपकी उम्र कोई सी भी, तो 120, 80 नॉर्मल है, 140, 90 नॉर्मल नहीं है। उसके बाद सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन। भैया को वो प्रॉब्लम हुआ था तो भैया को दवाई खाए थे, तो अपना बिना चेकअप कराए, बिना डॉक्टर को दिखाए सेम समस्या हो खुद से दवाई खा लेते हैं। ऐसा सब लोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। उनकी प्रॉब्लम है, उनका शरीर है, उनके शरीर की दवाई अलग थी, दवाइयां लगभग सेम रहती, लेकिन आप बिना डायग्नोज कराए, बिना डॉक्टर से मिले, हम लोग क्या करते हैं, इवन लोग हार्ट के मामले में भी यही करते हैं। वो भैया को तो ऐसी समस्या हो तो वो दवाई खाए थे, तो मेरे को ऐसी लग रहा है तो मैं भी दवाई खा लेता हूँ।
तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ समस्या है, तो आपको प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर डायग्नोसिस करानी चाहिए, दवाइयां लेनी चाहिए। सिम्टम को अवॉइड करना, टेस्ट अवॉइड करना, लगभग सभी लोग टेस्ट अवॉइड करते हैं। अभी यहाँ आए हैं, जिसको समस्या होगी उसको बोलोगे ईसीजी करा लो तो नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? कुछ गड़बड़ ना निकल जाए, कुछ पता मत चल जाए। अरे भाई पता चल जाएगा तो इलाज होगा, और पता नहीं चलेगा तो अस्पताल में जाओगे, बड़ा बिल बनेगा। लेकिन अगर पता चल जाएगा तो लाइफ स्टाइल ठीक करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। और सबसे बड़ा भ्रांति या सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? डॉक्टर्स विल मेक मी सिक, मतलब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मुझे बीमार कर देगा। डॉक्टर आपको बीमार नहीं करेगा, आप बीमार हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको आपकी बीमारी बताएगा, डॉक्टर आपको बीमार नहीं करेगा। बीमार नहीं रहेगा तो कैसे बता देगा बीमार है आप? और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फ्रॉम टुमारो आई विल फॉलो एवरीथिंग। फ्रॉम टुमारो मतलब कल से सब चालू, कल से वॉक करूंगा, कल से तेल नहीं खाऊंगा, कल से स्मोकिंग छोड़ दूंगा, कल से अल्कोहल छोड़ दूंगा, कल से फला ढीमका जो भी बताया सब कब से? कल से, एक हफ्ते से, एक हफ्ते के लिए या करेंगे भी तो एक हफ्ते के लिए। तो ये हमारे साथ मरीज या उनके परिजन ये गलतियां करते हैं कि सब कल पे टाल देते हैं। आज आपको पता चल गया, आज दिक्कत है तो आज से फॉलो करिए, क्योंकि ये जो मैंने जितनी चीजें बताई इसमें 1 रुपया का पैसा नहीं लगना। किसी को कुछ पैसा लगेगा? इवन मैंने जो तेल वाला ऑप्शन बताया उसमें तो पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो हमको कोशिश करना है इसको हम आज ही से अपनी लाइफ में फॉलो करें। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अच्छा, फिर एक अगर हम ये सब को ना माने तो किसी दिन छाती में दर्द होगा, घर में एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा एंजियोग्राफी करेगा। एंजियोग्राफी करने के बाद आगे क्या करेगा? क्या सलाह देगा? एंजियोप्लास्टी या बाईपास। आगे बढ़ो। अच्छा, एंजियोप्लास्टी क्या होती है? मैंने आपको बताया था हार्ट है, हार्ट में ब्लॉकेज बन गया है। अब ये ब्लॉकेज बन गया तो खून की सप्लाई कम हो गई है। जो तार डाल के हम एंजियोग्राफी किए थे उसी तार को आगे बढ़ा के ब्लॉकेज के पास ले जाके एक जेटर पेन की जैसे स्प्रिंग होती है ना, उस तरह की स्प्रिंग जिसको हम स्टेंट बोलते हैं, वहां ले जाके उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं वो पाइपलाइन क्या हो जाती है?